नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं मुगल काल का इतिहास, जिसमें से मैंने पहला लेक्चर मुगल काल के इतिहास का पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें मैंने दी है। आज का लेक्चर शुरू होगा मुगल सम्राट बाबर के नाम से। ऐसे बाबर, हुमायूं, अकबर सबके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, चाहे आरओ दे रहे हो, चाहे यूपीपी से, चाहे बीईओ की तैयारी, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और ऐसी लिस्टिंग है ये कि मज़ा आ जाएगा आपको देख के, ये नोट्स देख के आपको लालच आएगा कि ये आपके पास भी होने चाहिए। तो आप ले सकते हो नंबरों पे कांटेक्ट करके। आपको कोई बुक कहीं से कुछ भी इधर उधर से मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, एक एक लाइन पढ़ो फिर उसको ढूंढो। सब कुछ हमने फ़िल्टर करके आपको दिया जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेडिवल हिस्ट्री है सिर्फ प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस में आती नहीं है। तो आप ऐसे पॉइंट्स में पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे बाबर मुगल वंश का असली संस्थापक था, 1526 से 1530 भारत में राज करता है। इसका मूल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अब ये उपाधि लेता है बादशाह और कलंदर की, बादशाह और कलंदर की उपाधि धारण करता है। इसका उपनाम होता है हिजरत फिरदौसी मकानी। क्या होता है? हजरत फिरदौसी मकानी। इसकी जो माता होती है वो होती कुतलुग निगार खानाम। क्या होती? कुतलुग निगार खानाम। इसके पिता जो होते हैं वो होते हैं उमर शेख मिर्ज़ा। कौन होते हैं? इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजूके बाबरी या बाबरनामा है। कौन सी है? तुजूके बाबरी या बाबरनामा। और बाबर के 4 पुत्र हैं, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदल। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अश्करी, हिंदल। राज्यभिषेक जो है बाबर का वो 12 वर्ष की आयु में 1494 में वो खुद ही को फरगना घोषित कर लेता। समझ रहे हो? यहाँ 12 वर्ष के लोग अभी ठीक से पैंट नहीं पहन पाते हैं, और देखो 12 वर्ष में खुद को फरगना घोषित कर देता है। और 1530 में इसकी आगरा में मृत्यु होती है। पॉइंट याद रखना, कहाँ पे? आगरा में मृत्यु होती है, ठीक है। अब बाबर के ये कुछ प्रमुख अभियान और घटनाएं हैं। जैसे उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है, ठीक। 1527 में खानवा में राणा सांगा को हराता है ना, खानवा का बैटल। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को मदनी राय को हराता है। और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल सल्तनत स्थापित कर देता है, जो कि 1857 तक चलेगी मुगल सल्तनत। समझ रहे हो? अब बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े तो वो फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे पानीपत का युद्ध अभी बताया 1526 में होता है, 21 अप्रैल। पानीपत है कहाँ? हरियाणा में है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, बाबर जीत जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तुलुगमा विधि तथा उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था। अब देखिए तुलुगमा विधि क्या थी? जैसे ये राजा यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, ठीक है, तो बाएं से सैनिक भेजो, नहीं कहते हैं कि तुम बाएं से जाओ, तुम दाएं से जाओ और कुछ लोग मेरे पीछे आओ, है ना। तो ये 3 तरफ से घेरता था इसको, है ना, इसी को तुलुगमा विधि बोला था। फिर खानवा के युद्ध की बात करें तो ये 1527 में हुआ था खानवा युद्ध, कि इसके बीच में राणा सांगा और बाबर, ठीक है, इसमें भी बाबर जीतता है। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी, और सर्वप्रथम इसी युद्ध में विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो पूछ सकता है किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद, ठीक है। और खानवा का युद्ध मात्र 20 घंटे ही में खत्म हो जाता है। जो चंदेरी का युद्ध है ये होता है 1528 में, किसके बीच? मदनी राय और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर जीतता है, ठीक है, याद रखना, मदनी राय और बाबर। अब इस युद्ध में जो शेर शाह सूरी है बाबर के साथ मिलकर मदनी राय के विरुद्ध लड़ता है, शेर शाह सूरी और बाबर के साथ, है ना। और चंदेरी युद्ध को भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। फिर घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, इसमें अफगान और बाबर के बीच लड़ाई होती है, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो होता है 1529, अफगान संघ और बाबर। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था और मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था ये, मध्यकालीन इतिहास का, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था, है ना, पानी और लैंड दोनों पे ये हुआ था। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। महाभारत का फारसी भाषा में रजमानमा, क्या रजमानमा नाम से अनुवाद किसने करा था? अब्दुल कादरी बदायूनी। अब्दुल कादरी बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करा था? रजमानमा नाम से अब्दुल कादरी बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादरी। रामायण का अनुवाद 1589 ईस्वी में फारसी में अब्दुल कादरी बदायूनी करा था। किसने? फारसी में करा था, किसने? अब्दुल कादरी बदायूनी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और ज्योतिष के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जैसे तजक, तुजूक, इसका फारसी में अनुवाद जहान जफ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने करा था। किसने? जहान जफ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती।
अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। किसने? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद करा। इन सब ने क्या करा, जितने ग्रंथ उन सब का अनुवाद करा, उसको मॉडिफाई कर दिए, है ना, सेम नई चीज़ें करी। पंचतंत्र जो था उसका फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली नाम से करा। पंचतंत्र का किस में करा? अबुल फजल ने अनवर सुहेली नाम से। और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से, यार ए दानिश, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। पंचतंत्र का अबुल फजल ने करा अनवर सुहानी, और मौलाना हुसैन फैज़ ने कर दिया यार ए दानिश, ठीक है। कालिया दमन का अनुवाद फारसी में करा अबुल फजल ने आयगर दानिश नाम से। किससे? आयगर दानिश नाम से, ठीक है। रजत तरंगनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फारसी में अनुवाद मौलाना शेरी ने करा। किसने? मौलाना शेरी ने। और गणित की पुस्तक जो लीलावती थी उसका फारसी में अनुवाद फैजी ने करा। किसने करा? फैजी ने। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडारमल ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत पुराण का किसने करा? टोडारमल ने। और जो नल दमयंती है उसका अनुवाद फारसी में फैजी ने करा। नल दमयंती का फारसी में फैजी ने। सिंहासन बत्तीसी, इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया। किसने? अब्दुल कादरी बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद करा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब लिस्टिंग आपको कहीं मिलेगी नहीं, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, शॉर्ट में आप इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे तुजू के बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में करा था, ठीक है, अब्दुल रहीम कारखाना। अरबी भाषा में लिखी गई भूगोल की जो पुस्तक थी मज्म उल बुलादान, कौन? मज्म उल बुलादान, इसका फारसी में अनुवाद मुल्ला अहमद टटवी, कासिम बेग और मुनव्वर ने किया। अरबी जो कृति थी हयात उल हयावान, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल एवं शेख मुबारक ने किया था। योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। और इस्लाम धर्म के प्रति हिंदू जनता में भाईचारे एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए अकबर ने क्या करा था? अल्लोपनिषद ग्रंथ की रचना फौजी से करवाई थी। किससे? फैजी से। लास्ट है फारसी जो संस्कृत कोश है, फारसी संस्कृत कोश, इसकी रचना कृष्णदास ने की थी। किसने? कृष्णदास ने। और दारा शिकोह ने श्रीमद् भगवद गीता योग वशिष्ठ तथा 50 अन्य उपनिषदों जो का फारसी भाषा में अनुवाद करा था, ठीक है। किसने? दारा शिकोह ने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि दारा शिकोह ने क्या क्या करा था। तो उसने श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ और अन्य 50 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद करा था, ठीक है। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए, है ना। बाबरनामा में उसने हिंदुस्तान पर अपना पहला आक्रमण 1505 में बताया है, नगीनहार पर बताया। कहाँ? जलालाबाद, नगीनहार, ठीक है। मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल जो है 1505 वाले को प्रथम तथा फरिश्ता जो है वो 1519, बाजौर भेरा को पहला मानते कि पहला आक्रमण जो फरिश्ता है वो मानता 1519 में, पर अबुल फजल 1505 वाले को मानते। पर आधुनिक इतिहासकार इससे सहमति नहीं है। वो कहते हैं 1519 में बाबर का पहला आक्रमण बाजौर एवं भेरा पर ही हुआ है, जिन्हें भारत का प्रवेश दौर कहा जाता है, ठीक है, बाजौर एवं भेरा पर, ठीक है। हालांकि इस युद्ध का उद्देश्य विद्रोही यूसुफजई जाति का दमन करना था। भेरा जो है झेलम के तट पर स्थित है। भेरा कहाँ है? झेलम के तट पर। यहीं से ये एंटर करता है अफगानिस्तान से भारत में। और भारत में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद तोपखाना का प्रयोग भेरा युद्ध में करा। ये पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने सर्वप्रथम बारूद तोपखाने का प्रयोग भेरा युद्ध में करा था, जो कि 1519 में हुआ था। सितंबर 1519 में बाबर का दूसरा हमला पेशावर में होता है और बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 में सियालकोट पर होता है। तो क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले भेरा में घुसा, फिर पेशावर में घुसा, फिर सियालकोट में घुसा। सियालकोट को भी भारत का एक प्रवेश द्वार माना जाता है ना, ये सब पाकिस्तान अफगानिस्तान के उधर से आते हैं। चौथा आक्रमण 1524 में हुआ, जिसमें लाहौर, दीपालपुर को अधिग्रहित किया उसने। चौथा कहाँ? दीपालपुर, लाहौर वगैरह। पांचवा आक्रमण इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध का आता है। तो भारत में जो आक्रमण होता है पहला ना, अगर पूछेगा तो 1526 में पानीपत का होता है। नहीं तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही आप देख सकते हो, पहले भेरा आया, ठीक है, उसके बाद इसने कहा भेरा के बाद कहाँ आक्रमण करता है? पेशावर आता है, फिर तीसरा आक्रमण सियालकोट में करता है, फिर लाहौर में करता है, फिर जाके 1526 में पानीपत में युद्ध करता है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। बाबर की उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। अब इसको कलंदर क्यों कहते हैं? दमादम मस्त कलंदर, सुनते हो ना, जो बहुत दान करता था। और 1526 में बाबर ने खुद को खाकान कहा और मंगोलों का यह लक़ब धारण किया। खुद को खाकान कहा, किसने? बाबर ने, ठीक है, और कलंदर कहा। बाबर ने सबसे पहले 1506-07 को काबुल में और 1526 को भारत में बादशाह की उपाधि धारण की। और बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर की उपाधि मिर्जा थी, ठीक है। और 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध के पश्चात पहला मुगल शासक बना जिसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है, बादशाह और फिर गाजी की उपाधि इसने धारण की। बाबर जो था नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। किसका? नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्ला अहरार का। उबैदुल्ला अहरार तैमूरिया के संरक्षक पीर थे, जो पीर नहीं होते हैं, बाबा। इन्होंने बाबर के कई बार सपनों में दर्शन दिया था बाबर को। ये बाबर ने अपनी
आत्मकथा में लिखा है। बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, बाबर ने। और सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में तोपों का भी इसने प्रयोग किया, तभी इसको जीतने का भी एक मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा तुजूक बाबरी या बाबरनामा है, ये पता है आपको। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था, ये याद रखना। ठीक है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उनमें से एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। ठीक है, बहुत पुराने ये गढ़ रहे हैं। बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। ठीक है, और पद में उसने एक नवीन शैली में मुबाइन लिखा है जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। ठीक है, बाबर की एक रचना है रिसाल ए उसज, क्या है? रिसाल ए उसज, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। ठीक है, और मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसने बनवाया था भैया बाबरी मस्जिद का निर्माण? बादशाह जो बाबर था उसका सेना नायक मीर बाकी। ठीक है, इसको याद रखना। शैबानी खान ने 1501 में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ दिया, और इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। ठीक है, और 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण कई उपाधि मिर्जा का त्याग करके नई उपाधि पादशाह धारण की। कौन सी? पादशाह। आलम खां इब्राहिम लोदी का चचा था। आलम खां कौन था? इब्राहिम लोदी का चचा। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करा था, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? कि जो आलम खां था इब्राहिम लोदी का खुद चाचा था, उसी ने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया। इतने देखो हर जगह ट्रेटर्स होते थे ना, हर परिवार में पहले से चलता है, तो घर परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और 1524 में बाबर के चौथी बार अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य खूब सारे संबंध कटु हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था। किसने? इब्राहिम लोदी ने, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया, और दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। अब देखो मैटर क्या हुआ था, जो जैसे इब्राहिम लोदी था और पंजाब का गवर्नर था दौलत खां। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हुआ, आपस में इन लोग के बीच में टसल हुआ। अब इनके बीच में टसल हुआ, इसने कहा अच्छा मैं तो इसको हरा नहीं पाऊंगा, चलो एक काम करता हूँ। इसने क्या करा, इसने भेजा संदेश बाबर के पास। और दौलत खां ने अपना संदेश कैसे भेजा? दौलत खां ने अपने बेटे को भेजा दिलावर खां को बाबर के पास कि आओ भैया इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटाते हैं, मेरी मदद करिए, और उनके चाचा जो हैं आलम खां है ना, उनको बैठाइए। ठीक है, तो ये टसल चला, और फिर बाद में ना इनको मिला ना इनको मिला ना इनको मिला। बाबर ने कहा चलो भाई हम खुद शासन करेंगे, निकलो यहाँ से। सबको लात मारी और खुद ही बन गया राजा, है ना। तो मुगल एम्पायर ही बना दिया उसने। तो यही होता है जब आप कहते हैं ना दो बिल्लियों के बीच तीसरा फिर बंदर फ़ायदा उठाता है, यही होता है जब आपस में दो घरों में लड़ाई होती है तो तीसरा उसका मज़ा लेता ही है। इसलिए कोशिश करो आपस की टसल आपस में ही निपटा लो। वही तो कहते हैं ना इतिहास से हमने क्या सीखा, तो इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। समझ लो, इतिहास होता है सीखने के लिए, और इतिहास से सीखो। अब बाबर के जो 4 पुत्र थे, हुमायूं वो दिल्ली और आगरा देख रहा था, कामरान काबुल कांधार सिंध पंजाब, अस्करी संभल की जागीर, और हिंदल अलवर का क्षेत्र। तो नहीं कुछ याद रख सकते हो, ये जरूर याद रखना बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। ठीक है, ये पूछ सकता है मैचिंग में आपसे। चलिए अंतिम टॉपिक बाबर की सैन्य विजय देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा करा सबसे पहले। फिर 1524 में दौलत खान द्वारा उसके खिलाफ जाने के बाद बाबर ने काबुल के पीछे हटने के लिए लाहौर बूथड़ पर कब्जा किया। फिर 1526 में बाबर ने पंजाब पर दोबारा हमला करके वहाँ कब्जा किया। 1526 को पानीपत में इब्राहिम लोदी को हटा के दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ठीक है, क्यों? तोप का यूज़ करके उसने हरा दिया उसको। बाबर ने खुद को फिर हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर लिया इसके बाद, समझ रहे। तो 1504 से ये कहानी शुरू करता है, काबुल पे कब्जा करता है अफगानिस्तान पे, वहाँ से बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुँच जाता है 1526 में, है ना। तो देखने में कम समय लग रहा है 1504, पर आते आते इसको 1526 22 साल लग जाते हैं। और फिर 1526 से 1530 4 साल का यहाँ मज़ा लेता है, पर उसके बाद पूरी इसकी संतानें जो होती हैं, वंशज होते हैं, वो पूरा आप देखते हो 1858 तक फिर पूरा मुगल एम्पायर ही चलाते हैं ना। काफ़ी बड़ा सम्राट बना ले जाते हैं। क्यों? कमी भारतीय लोगों की रहती है, भारतीय राजाओं की रहती है। खैर ये था बाबर के बारे में। अब कल हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस तरह की आप नोट्स लेने के लिए अगेन इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स ले लो और बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। पेड क्विज फिर लगा लो। इसको पढ़ने के बाद जैसे ये वीडियो देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, शायद तो शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे, फिर हमारा यही चैप्टर वाइज का पेड क्विज लगा लो, है ना। ऐसे तैयारी करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अधूरी फ्रेगमेंटेड वे में नहीं कि इसको भी पढ़ा उसको भी पढ़ा, इधर वीडियो देखा उधर वीडियो देखा, तो 10 जगह भटकने से कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों।